जो लोग किसी ई कॉमर्स कंपनी की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं उनके लिए भारतीय बाजार में वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मगर उसमें से दो प्रमुख ऑप्शंस हैं। पहला है अमेजन और दूसरा है फ्लिपकार्ट। अमेजन फ्रेंचाइज कैसे लेनी, उसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। मगर इस वीडियो में हम जानेंगे ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज, जिसको कुछ लोग फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज भी कहते हैं, के बारे में। जैसे कि ई कार्ट फ्रेंचाइज के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फ्रेंचाइज लेने के रिक्वायरमेंट्स, ई कार्ट फ्रेंचाइज के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए, और अगर ई कार्ट लॉजिस्टिक्स की फ्रेंचाइज नहीं मिल रही तो क्या ऐसी कंपनीज की फ्रेंचाइज मिल सकती है जो फ्लिपकार्ट के पार्सल्स डिलीवर करती है। मगर इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा हाउ टू अप्लाई फॉर ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज, और ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी की डिमांड बहुत है, और अगर आप यहां पर सही तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे तो आप 100% ये मान के चलिए कि आपको कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। यहां मैं ये बता दूं, ई कार्ट फ्रेंचाइज अप्लाई करने का जो सही तरीका है उसका एक पार्ट है सेल्फ प्रोजेक्शन या मार्केटिंग। वो कैसे करनी है और उसमें क्या नहीं करना है सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो भी एक एग्जांपल के साथ। तो ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित, मैं एक ऑथर और फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं और आप हैं मेरे साथ एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। विद इंट्रोडक्शन डन, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्लिपकार्ट का लॉजिस्टिक आर्म है। ऑनलाइन डिलीवरीज की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए 2009 में ई कार्ट की शुरुआत हुई थी। ई कार्ट की वजह से फ्लिपकार्ट कैश ऑन डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी जैसे कॉन्सेप्ट्स को भारत में ला पाया। ई कार्ट लॉजिस्टिक्स की वेबसाइट के अनुसार ई कार्ट एक महीने में 3800 से ज्यादा पिन कोड्स पर 1 करोड़ पार्सल डिलीवर करता है, और इसमें से ज्यादातर पार्सल ई कार्ट के फ्रेंचाइजीज ही डिलीवर करते हैं, और आने वाले समय में यह नंबर बढ़ेगा ही। शायद यह एक वजह है कि ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइज की इतनी डिमांड क्यों है और बाकी क्या कारण है इसके इतने ज्यादा डिमांड के लिए। चलिए समझते हैं और जानते हैं ई कार्ट लॉजिस्टिक्स के एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज या फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइज के साथ बहुत ही जाना माना फ्लिपकार्ट का ब्रांड नेम जुड़ा है। दूसरा एडवांटेज है कि ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज शुरू करना आसान है क्योंकि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तीसरा एडवांटेज है फ्लिपकार्ट डिलीवरी फ्रेंचाइज का आकर्षक आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आरओआई कुछ महीने के अंदर ही निकल के आ जाती है, बाकी यह कितना सही है ये आप अपने इंटरव्यू के दौरान कंपनी से कंफर्म कर सकते हैं। चौथा एडवांटेज है क्योंकि फ्लिपकार्ट के पास भारी संख्या में नियमित रूप से ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं, इसलिए फ्लिपकार्ट डिलीवरी फ्रेंचाइजी मतलब कि ई कार्ट फ्रेंचाइजी को रेगुलर बिजनेस मिलता रहता है, और इस प्रकार से फ्रेंचाइजी की रेगुलर इनकम होती रहती है। पांचवा एडवांटेज है कि जैसे जैसे ई कॉमर्स मार्केट बढ़ रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट इस कैटेगरी का मेजर प्लेयर है, और इससे उसकी सेल और भी बढ़ने की संभावना है, और अगर फ्लिपकार्ट की सेल बढ़ेगी तो उससे फ्रेंचाइजीज को और अधिक पार्सल्स डिलीवर करने का मौका मिलेगा। इससे फ्यूचर में ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइजी की कमाई बढ़ सकती है। ठीक है, जिस किसी भी फ्रेंचाइज बिजनेस के फायदे होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, और ऐसा ही ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज मॉडल के साथ भी है। तो चलिए जानते हैं ई कार्ट फ्रेंचाइज के डिसएडवांटेजेस को। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि ई कार्ट और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर फ्रेंचाइज मॉडल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए जो लोग ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं उनको पता ही नहीं है कि आगे कैसे बढ़ना है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि ई कार्ट फ्रेंचाइजी सिर्फ फ्लिपकार्ट के पार्सल को पिक या डिलीवर कर सकती है, वे अपनी टेरिटरी में बिजनेस डेवलपमेंट करके एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमा सकती है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि ई कार्ट फ्रेंचाइजी वॉक इन कस्टमर्स के पार्सल भी बुक नहीं कर सकता, और इस तरह से वो अतिरिक्त आय कमाने का अवसर चूक जाता है। चौथा डिसएडवांटेज है कि ई कार्ट फ्रेंचाइजी क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट और वॉक इन के कस्टमर से बिजनेस नहीं ले सकता है, तो वह पूरी तरह से बिजनेस के लिए फ्लिपकार्ट पर ही निर्भर होकर के रह जाता है, और वही उसकी इनकम का एकमात्र सोर्स बन जाता है। पांचवा और फाइनल डिसएडवांटेज है कि ई कार्ट फ्रेंचाइजी का फ्यूचर पूरी तरह से फ्लिपकार्ट के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगर फ्लिपकार्ट अच्छा करता है तो ई कार्ट फ्रेंचाइजी भी अच्छा करेगा, और अगर फ्लिपकार्ट खराब प्रदर्शन करता है तो इसका नुकसान फ्लिपकार्ट फ्रेंचाइजी को भी होगा। साथ ही में यह ध्यान रहे कि लॉजिस्टिक्स बिजनेस फ्लिपकार्ट का मेन बिजनेस नहीं है, इसलिए एक सवाल हमेशा बना रहेगा, अगर किसी वजह से फ्लिपकार्ट को ई कार्ट लॉजिस्टिक्स बिजनेस को बंद करना पड़ता है या बेचना पड़ता है, तब इस हालत में उस फ्रेंचाइजी का क्या होगा। तो चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में और जानते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज या हाउ टू अप्लाई फॉर फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज। ई कार्ट और फ्लिपकार्ट ने सार्वजनिक रूप से फ्रेंचाइजिंग के लिए कोई लिंक, वेबसाइट पेज, कॉन्टैक्ट नंबर या यहाँ तक कि ईमेल आईडी भी शेयर नहीं किया है, जिससे उसको ऑनलाइन या फोन करके कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करने का सबसे सेफ और प्रैक्टिकल तरीका एक ही है, वो है पत्र लिखना यानी कि लेटर लिखना, और उसे स्पीड पोस्ट, कुरियर या रजिस्टर्ड पोस्ट
के द्वारा भेजना। ये लेटर जहां भेजना है उसका एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब 100 बात की एक बात ये है कि उस लेटर या एप्लीकेशन में लिखना क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। शुरू में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ अपना सेल्फ प्रोजेक्शन या मार्केटिंग कैसे करनी है। तो आप जो ये एप्लीकेशन लिखेंगे इसको अपना मार्केटिंग पिच समझकर लिखेंगे और यहीं पर आप अपना सेल्फ प्रोजेक्शन या मार्केटिंग करेंगे। और आप ये इसलिए करेंगे क्योंकि कंपनी आपको जानती नहीं है, उसने कभी आपको देखा नहीं है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए एप्लीकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में वो जो कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। और एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है। पहले ये ई कार्ड फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करते समय क्या करना चाहिए और दूसरा क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं इन दोनों को। सबसे पहली चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है, एप्लीकेशन हैंड रिटन मतलब कि हाथ से लिखी हुई नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन हमेशा प्रिंटेड होनी चाहिए, उससे एक प्रोफेशनल लुक आता है। दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली वो है कि एप्लीकेशन कभी भी क्रम्बल्ड या किसी निशान पड़े पेपर पर नहीं भेजनी चाहिए। एप्लीकेशन हमेशा साफ और क्रिस्प पेपर पर ही भेजें। तीसरा, एप्लीकेशन कभी भी बिना कवरिंग लेटर के नहीं भेजनी चाहिए। चाहे आप किसी नौकरी या बिजनेस के लिए अप्लाई करें, बेसिक रूल यही है कि एप्लीकेशन हमेशा कवरिंग लेटर के साथ ही जाती है। चौथा पॉइंट है कि कोशिश करिए कि एप्लीकेशन की भाषा इंग्लिश में हो, क्योंकि हम ये मान के चल सकते हैं जो व्यक्ति एप्लीकेशन पढ़ेगा उसको कोई और भाषा समझ में आए या नहीं आए, मगर उसको इंग्लिश तो आती ही होगी। और अगर आपको इंग्लिश लिखने में कठिनाई आती है तो मैं आपको कवरिंग लेटर और एप्लीकेशन का एक सैंपल दिखाता हूं, आप उस फॉर्मेट पर अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कवरिंग लेटर का फॉर्मेट। ये जो आप कवरिंग लेटर देख रहे हैं इसके 4 भाग हैं। सबसे ऊपर संबोधन वाला भाग है जहां हम लेटर उस व्यक्ति को एड्रेस करते हैं जिसके लिए लिखा गया है। फिर आता है पहला ग्राफ जहां हमने अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर अपनी सेल्स पिच बनाई और ये बताया है कि एप्लीकेंट का अपने एरिया में जो पकड़ है उससे वो आसानी से प्रॉपर्टी और मैन पावर ढूंढ लेगा। दूसरे पैराग्राफ में हमने अपने प्रोफेशनल करियर के बेसिस पे अपनी सेल्स पिच बनाई है और ये बताया है कि एप्लीकेंट का जो वर्क एक्सपीरियंस है उससे उसको टीम खड़ी करने और मैनेज करने का एक्सपीरियंस मिल गया है, जिससे वो डिलीवरी बॉयज की टीम खड़ी कर सकता है और साथ में उनको अच्छे से मैनेज भी कर सकता है। और क्योंकि एप्लीकेंट को हाई प्रेशर में काम करने की आदत है, उससे उसको कुरियर इंडस्ट्री के हाई प्रेशर वर्क कल्चर से शॉक नहीं लगेगा। और तीसरा पैराग्राफ जहां हमने अपनी सॉफ्ट स्किल जैसे कि कितनी भाषाएं आती हैं उसके बेसिस पर अपनी सेल्स पिच बनाई है और इस लेटर को क्लोज किया है। लास्ट पैराग्राफ में एप्लीकेंट के सॉफ्ट स्किल्स से यह बताने की कोशिश की गई है कि जिस एरिया के लिए एप्लीकेंट फ्रेंचाइज लेने में इंटरेस्टेड है वहां की जो डेमोग्राफी है उसके हिसाब से उसको रिक्वायर्ड भाषाएं आती हैं, इसलिए उसको अपने टीम मेंबर्स और कस्टमर से कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से कवरिंग लेटर में एप्लीकेंट की वो सारी मेजर क्वालिटीज दिखा दी हैं जो एक कुरियर फ्रेंचाइज लेने के लिए चाहिए होती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको अपना फ्रेंचाइज एप्लीकेशन फॉर्म कैसे बनाना चाहिए, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको एक लाइक जरूर दे दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फ्रेंचाइज एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट की तरफ और जानते हैं कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपना नाम देना है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर मतलब जो आपका मोबाइल नंबर है, फिर एड्रेस, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफेशन मतलब आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और उसके बाद ये आपको बताना है कि आपने कौन से साल में वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव की थी। फिर आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस मतलब नंबर ऑफ ईयर्स पे देना है और फिर वर्क प्रोफाइल बतानी है कि मतलब आपने क्या काम किया है, 4-5 लाइन में बता देना है। और कोशिश करिए कि आपकी वर्क प्रोफाइल से आप ये दिखा सकें कि आप जो ये फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप क्यों उसके लिए सूटेबल हैं। उसके बाद आपको बताना है कि जो आपकी आखिरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने काम किया या जिसमें आप काम कर रहे हैं, और अगर आपका बिजनेस है तो उस बिजनेस का क्या नाम है और उसका ऑफिस एड्रेस। ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, कोई इसकी जरूरत नहीं है। फिर आपको बताना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है लॉजिस्टिक्स में, अगर है तो जरूर दीजिए, नहीं है तो जाने दीजिए, ये एक ऑप्शनल हेडिंग है। उसके बाद आपको अपना इन्वेस्टमेंट बजट देना है और यहाँ ध्यान रखिए बजट हमेशा जो कंपनी ने बजट मांगा है उससे 25 से 30% ज्यादा दें, जिससे कंपनी को ये लगे कि इन केस बिजनेस को ब्रेक इवन होने में कुछ महीने भी लगते हैं तो ये बंदा खींच लेगा और ये बीच में पैसे की कमी की वजह से बंद करके चला नहीं जाएगा। उसके बाद आपको बताना है कि आपको जिस एरिया में आपको फ्रेंचाइज लेनी है वहां का पिन कोड और आपको रेफरेंसेस देने हैं। चाहे तो आप अभी यहाँ कम से कम 2 रेफरेंस दे सकते हैं और नहीं तो आप ये लिख सकते हैं, इससे जब कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी उस समय आप उनको दे सकते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक और सिंपल फ्रेंचाइज एप्लीकेशन फॉर्म है, मगर इसमें वो सारे रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है जो एक कंपनी को एक फ्रेंचाइज एप्लीकेंट से चाहिए होती है। आप चाहे तो अपने हिसाब से और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, परंतु मेरे हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर कंपनी आपके बताए हुए पिन कोड पर फ्रेंचाइज देने में इंटरेस्टेड है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है या उसका भी वहां देने का इरादा
नहीं है तो फिर आपको कुछ और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। और अगर आप किसी और कंपनी की भी फ्रेंचाइज ले लेते हैं तो उससे आपको यह लाभ है कि आपके पास कुरियर एंड लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो जाता है। इससे अमेजन और ई-कार्ट जैसे ब्रांड्स की फ्रेंचाइज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कुरियर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज है जिनमें से आप अपनी पसंद की कोई भी चुन सकते हैं। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरा ये वीडियो टॉप 10 कुरियर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया देख सकते हैं। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आपके पास कुरियर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको 2 कुरियर कंपनीज की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज रिकमेंड करूंगा। पहली है शैडोफैक्स फ्रेंचाइज। शैडोफैक्स भी बैंगलोर बेस्ड डिलीवरी कंपनी है और कुछ समय पहले फ्लिपकार्ट ने इस कंपनी में पैसा लगाया था और शैडोफैक्स फ्लिपकार्ट के डिलीवरी पार्टनर में से एक है। क्योंकि एक नई कंपनी है इसलिए इस कंपनी के फ्रेंचाइज मिलने के चांसेस ज्यादा है। दूसरी है एक्सप्रेस बीज कुरियर फ्रेंचाइज। एक्सप्रेस बीज एक पुणे स्थित कंपनी है जो 2015 में शुरू हुई थी। वर्तमान में कंपनी एक दिन में 50,000 से अधिक पार्सल्स डिलीवर करती है। एक्सप्रेस बीज ने ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरीज के लिए बहुत से बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप किया हुआ है और उसमें से एक ब्रांड है मिंत्रा जो कि फ्लिपकार्ट का ही ब्रांड है। जैसे कि ये भी अपेक्षाकृत एक नई कंपनी है इसलिए इस कंपनी के फ्रेंचाइज मिलने के भी चांसेस ज्यादा है। तो फाइनली जानते हैं ई-कार्ट फ्रेंचाइज लेने के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ई-कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज में इन्वेस्टमेंट है लगभग 2.5 से 5 लाख रुपए। एग्जैक्ट अमाउंट आप इंटरव्यू के दौरान कंफर्म कर सकते हैं। एरिया रिक्वायर्ड इज 450 to 600 स्क्वायर फीट जो कि ग्राउंड फ्लोर पे हो, रोड से वेल कनेक्टेड हो, साथ में डिलीवरी वैन और बाइक्स पार्क करने की जगह हो। साथ ही में ई-कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइज के लिए अन्य आवश्यकताएं हैं। कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्शन, बारकोड रीडर, प्रिंटर, मोबाइल फोन और ऑफिस स्टेशनरी। ई-कार्ट फ्रेंचाइज लेने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड जो कि आपका आईडी प्रूफ का भी काम करता है, आधार कार्ड जो आपके एड्रेस प्रूफ का भी काम करता है, साथ में कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी, प्रॉपर्टी ओनरशिप या प्रॉपर्टी लीज के पेपर्स की कॉपी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और अगर हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून। टिल देन स्टे सेफ एंड हैप्पी फ्रेंचाइजिंग।